ईडियम्स के सीरीज में ये पहला वीडियो है। सबसे पहले हम समझते हैं ईडियम्स होता क्या। ईडियम्स की हिंदी होती है लोकोक्तियां। या सबसे बड़ी प्रॉब्लम ईडियम्स में ये होती है कि आप ईडियम्स से आप उसकी मीनिंग नहीं पहचान। ईडियम्स में हिडन मीनिंग होती है। जैसे हॉट पोटैटो, तो आप इसकी मीनिंग गरम आलू से नहीं पहचान, बड़ा आलू, ठीक है, नहीं पहचान पाओगे। इसके अंदर हिडन मीनिंग है और ये आलू से इसका कोई लेना देना नहीं होता। तो इसीलिए ईडियम्स को याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, मगर फिर भी याद हम कर सकते हैं अगर हमें ईडियम्स वो ओरिजिनेट कैसे किए, अगर वो हमें पता है तो ईडियम्स लर्न करना बहुत आसान। तो हम इस सीरीज में जितने भी वीडियोस आएंगे ईडियम्स के, तो उसमें मैं कोशिश यही करूंगी कि ईडियम्स को मैं उसके ओरिजिन से कनेक्ट करूं। अगर उसका ओरिजिन नहीं मिल पा रहा है तो उसको साइकोलॉजिकली कनेक्ट करूं या रियल लाइफ सिचुएशन से उसको मैं कनेक्ट करके आपको इसको याद करवाने की कोशिश करूं। ईडियम्स का एक और प्रॉब्लम क्या है कि ईडियम्स की ग्रामर और वोकैबलरी जो है ना वो फिक्स रहती है। अगर हॉट पोटैटो है तो आप उसको कोल्ड पोटैटो नहीं कर सकते हो, मीनिंग चेंज हो जाएगी। तो वोकैबलरी सेम रहती है। दूसरा, ग्रामर की मैं बात करूं वो सेम रहेगा। अगर इसमें लिखा है एट वंस विथ सेंड, तो आप देखो वन में अपोस्ट्रोफी है, विथ में अपोस्ट्रोफी। तो अगर आप विट्स में अपोस्ट्रोफी नहीं लगाओगे तो फिर वो गलत हो। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इडियम्स की वोकैबलरी भी इम्पोर्टेंट है और किस तरह से अपोस्ट्रोफी यूज हो रहा है वो भी आपको देखना है। जब ईडियम से अगर आपसे मीनिंग पूछा जाए तो उसमें दिक्कत नहीं होती है, मगर ईडियम से अगर आपको सेंटेंसेस बनाने दिए जाते हैं तब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इसलिए प्रॉब्लम होती है कि कोई कोई ईडियम्स ऐसे होते हैं जो प्रेपोजिशन से शुरू होते हैं, कोई ईडियम्स एडजेक्टिव या नाउन से शुरू होते हैं, कोई ईडियम्स वर्ब से शुरू होते हैं, कोई ईडियम्स आर्टिकल से शुरू होते हैं। तो इसीलिए थोड़ी सी मुश्किल होती है। मगर आप लोगों को ध्यान रखना है कि कोई भी सेंटेंस को अगर आप सब्जेक्ट से शुरू करके फिर वर्ब से शुरू करते हो तो हो सकता है इडियम्स पर सेंटेंस बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। वैसे भी ये थोड़ा सा मैंने आसान इसलिए किया है क्योंकि इसमें जो स्क्रीन में आप देख रहे हो उसमें हर ईडियम से मैंने सेंटेंसेस बनाए हुए हैं। तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी कि सेंटेंस कैसे बनाना है उसमें। सेंटेंस तो एक्चुअली आप सेंटेंस के जो एग्जाम्पल है उससे आप समझ जाओगे कि कैसे सेंटेंसेस बनाना है। ओके, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो जितने भी आपको इडियम्स मिल रहे हैं वो मैंने कैटेगरी में डिवाइड किया है। जैसे बुक स्कूल, तो बुक स्कूल से जो भी इडियम्स है वो आपको मिल जाएंगे। फिर नेचर से कनेक्टेड जितने भी इडियम्स है जैसे सी है, स्मोक है, रेन है, मून है, वो मिल जाएंगे। फिर स्टॉर्म से कनेक्टेड, वैसे ही फ्लावर से कनेक्टेड इडियम्स है, फ्रूट से कनेक्टेड इडियम्स है। तो इस तरह से कैटेगरी में डिवाइड है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है स्टूडेंट्स बुक और स्कूल। तो पहला है बुक वर्म, अ पर्सन हु लव्स रीडिंग एंड स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम विद बुक्स। जिसको बुक पढ़ना बहुत पसंद है तो उसको हम किताबी कीड़ा कहते हैं। Ever since she was a child, Sarah has been a bookworm, always reading a novel. Don't judge by a book. Don't judge a book by its cover. इसका मतलब है कि बुक का कवर देखकर आप लोग ये जज मत करो कि बुक अच्छी है या बुक खराब है। कोई कोई बुक बहुत अट्रैक्टिव होती है उसका कवर, मगर फिर जब खोलते हैं तो हमें बेकार लगती है, राइट। और कोई कोई बुक का कवर उतना अट्रैक्टिव नहीं होता, जब अगर पढ़ने बैठते हैं तो हमें वो बुक बहुत अच्छी लगती है। तो इसी का फिजिकल अपीयरेंस देखकर आप नहीं जज कर सकते हो कि वो बंदा कैसा है, वो पर्सन कैसा है। डोंट फॉर्म एन ओपिनियन बेस्ड सोनली ऑन अपीयरेंस। I was hesitant about the restaurant, but I learned not to judge a book by its cover. It turned out to be fantastic. रेस्टोरेंट जाने मुझे बेकार लग रहा था, देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, मगर मुझे रेस्टोरेंट का अपीयरेंस देखकर मुझे उसको जज नहीं करना चाहिए वो कैसा था। फाइनली जब मैं अंदर गई, मैंने खाना खाया तो मुझे वो फैंटास्टिक लगा। बाय द बुक, इसका मतलब होता है फॉलोइंग रूल्स और प्रोसीजर स्ट्रिक्टली। अगर आप बाय द बुक चल रहे हो इसका मतलब आप बाय द रूल्स चल रहे हो। द मैनेजर इंसिस्ट दैट ऑल प्रोसीजर्स टू बी डन बाय द बुक टू इंश्योर सेफ्टी। जो भी प्रोसीजर्स है वो रूल्स के अकॉर्डिंग करो ताकि सेफ रहे। इन समवन गुड बुक्स या बैड बुक, किसी के अगर हम गुड बुक में रहते हैं, सबकी लाइफ किताब के जैसी।
ठीक है। कोई उस किताब को बंद करके रखता है, अपनी लाइफ को ओपन करके नहीं रखता दूसरों के सामने। किसी किसी की किताब खुली रहती है, भाई आओ अब पढ़ लो। तो उस किताब में अगर आपका नाम है और वो गुड बुक्स में है, हर की लाइफ में दो बुक होती है, गुड बुक्स होती है, बैड बुक्स होती है। तो अगर गुड बुक्स में आपका नाम है तो आप उसके फेवर में हो, वो आपको पसंद कर रहा है। अगर किसी की लाइफ के बैड बुक में हो तो वो आपको डिसफेवर कर। आफ्टर हेल्पिंग हर विद द प्रोजेक्ट आई एम डेफिनेटली इन हर गुड बुक्स नाउ। अब देख लीजिए एस लगा हुआ है, तो आप बुक नहीं लिखोगे, बुक्स लिखोगे। अ क्लोज्ड बुक, ऐसी किताब, मैंने आपको पहले भी कहा हमारी जिंदगी में, हमारी जिंदगी जो क्या है वो किताब के जैसी है। तो ऐसी किताब जो बंद है वो किसी को नहीं समझ में आए। तो ऐसा सब्जेक्ट जो बंद है, क्लोज्ड बुक है, वो किसी को ना समझ में आएगा या कोई जानता भी नहीं है। वेन इट कम्स टू हिज चाइल्डहुड, ही इज अ क्लोज बुक एंड डजंट लाइक टू शेयर मच। तो उसकी जो चाइल्डहुड है वो क्लोज बुक है, बहुत लोग नहीं जानते हैं उसके चाइल्डहुड के बारे में। जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसे हैं, या 90% ऑफ सेलिब्रिटीज क्लोज्ड बुक नहीं हो सकते, सब ओपन बुक है। उनका अफेयर चल रहा है वो भी सबको पता चल रहा है, उनका डिवोर्स हो गया है वो भी सबको पता चल रहा है। तो दे आर ऑल ओपन बुक, ब्रॉट टू बुक, इसका मतलब हेल्ड अकाउंटेबल। तो अगर किसी को, अगर हम बोलते हैं उसको ब्रॉट टू बुक, यानी उसको हम बुक में ले आए, तो इसका मतलब है उसको हमने, उसने जो गलत किया है उसकी जिम्मेदारी उसको लेनी पड़ेगी। इट इज अ रिलीफ टू सी अदर्स फाइनली बीइंग ब्रॉट टू बुक। आपको अगर, आपने अगर गलत किया है और आपको अकाउंटेबल ठहराया जा रहा है आपकी गलती का, तो यू हैव टू ओन योर मिस्टेक, और आपको उसके लिए हो सकता है आपको पनिशमेंट भी मिले। इन समबडीज ब्लैक बुक, देखो किसी के बैड बुक में होना या किसी के ब्लैक बुक में होना, तो दोनों का मतलब डिसग्रेस या डिसफेवर। याद रखना जिंदगी में हमारी दो किताब है, गुड बुक की, बैड बुक की। अगर किसी के गुड बुक में रहे तो वो हमें पसंद करता है, किसी के बैड बुक में या ब्लैक बुक में रहे तो वो हमें पसंद नहीं करता। तो इसमें भी एस लगा है, ही इज इन माई ब्लैक बुक दीज डेज। ऑन द सेम पेज, अगर आप सेम पेज में हो, दो पर्सन सेम पेज में, इसका मतलब उस पेज में जो भी लिखा हुआ है आप लोग दोनों अग्री कर रहे हो। तो यानी आप लोग के बीच में शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग है, शेयर्ड अग्रीमेंट। तो सेम पेज का मतलब आपको समझ में आ गया। Before we start the project, let us make sure that we are on the same page about the goals. यानी गोल्स के लिए हम सेम पेज पे हो, यानी हम अग्री करते हो हमारा गोल कैसा होना चाहिए और क्या होना। नेक्स्ट है रीड बिटवीन द लाइंस, लुक फॉर और डिस्कवर अ मीनिंग। हम लोग बुक पढ़ रहे हैं तो ठीक है पढ़ रहे हैं, मगर उस बुक में जो लिखा है वो भी हम समझ रहे हैं, मगर उसकी जो हिडन मीनिंग समझना, उसको हम कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस। वैसे ही यदि मैं आपको कुछ बोल रही हूँ तो जो मेरे मुंह से शब्द निकल रहे हैं, वाक्य निकल रहे हैं, वो समझ गए ठीक है, मगर उस वाक्य और शब्द के बोलने के पीछे क्या मेरा इंटेंशन है, क्या हाव भाव है, अगर वो समझ गए, इसका मतलब यू आर रीडिंग बिटवीन द लाइन। एज यू लुक एट दिस पोएम बी श्योर रीड बिटवीन द लाइन, यानी बहुत हिडन मीनिंग समझो, अलग तरीके से इंटरप्रेट करो, डीप इंटरप्रिटेशन करो। रैंक एंड फाइल, तो सिंस यहाँ पर फाइल था तो स्कूल से थोड़ा कनेक्टेड है, तो इसीलिए मैंने इसको इसी में डाल दिया। इसका मतलब ऑर्डिनरी पीपल, तो जो सोल्जर्स होते हैं, फौजी होते हैं, जिनका रैंक लो होता है, तो उनको फाइल में खड़ा किया जाता है। फाइल में मतलब एक प्रॉपर अरेंजमेंट में खड़ा किया जाता है, लाइंस में खड़ा किया जाता है, तो वो फाइल है। तो रैंक एंड फाइल का मतलब होता है ऑर्डिनरी पीपल। और जो हाई रैंक ऑफिसर्स होते हैं वो उस लाइन में नहीं खड़े रहते हैं, वो अलग ही खड़े रहते हैं। मगर जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं वो लाइन में खड़े रहते हैं, तो इसलिए इसको ऑर्डिनरी पीपल कहते हैं। डांस अटेंडेंस, तो स्कूल कॉलेज में डांस अटेंडेंस होता ही है, साथ में डांस भी होते हैं। तो डांस अटेंडेंस का मतलब होता है, डांस अटेंडेंस का मतलब होता है कि आप किसी को इतना ज्यादा ओबे कर रहे हो कि ताकि आप उसको बहुत अच्छे से इम्प्रेस कर पाओ। मतलब हर छोटी से छोटी बात आप ओबे कर रहे हो और बहुत ईगर हो उसकी बात को फॉलो करने के लिए। पहले के राजा महाराजा जो होते थे, उनके सामने जो कनीजें होती थी या जो आकर नृत्य करती, तो वो लोग
राजा महाराजा की आज्ञा का बहुत अच्छे से पालन करते थे। डांस करते करते अगर राजा ने बोल दिया तक लिया मतलब निकल जाओ चले जाओ, तो वो डांस वहीं पे स्टॉप करके निकल जाते। तो डांस अटेंडेंस एक्चुअली वहीं से आया है। तो किसी की भी रिक्वेस्ट, ऑर्डर, नीड को तुरंत का तुरंत पूरा करना और बहुत ईगरनेस के साथ करना, उसको हम कहते हैं डांस अटेंडेंस। शी एक्सपेक्टेड एवरीवन टू डांस अटेंडेंस ऑन हर during the party. Draw a blank. To fail to remember or come up with something, usually in a moment when you need it. इसका मतलब ये है कि अगर बेसिकली इसका मतलब फेल हो जाना। ओके, अगर आपको किसी चीज की जरूरत है, किसी आइडिया की जरूरत है, और जब आपको जरूरत है तभी वो आइडिया नहीं आ रहा है, तभी वो चीज नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ड्रॉ ब्लैंक, यू ड्रू अ ब्लैंक। ये जो इडियम है ये आया है लॉटरी टिकट से। तो पहले के जमाने में लॉटरी टिकट्स होते नहीं थे, तो क्या करते थे कि एक बॉक्स लेते थे, ठीक है, उस बॉक्स में बहुत सारे चिट्स रहते थे फोल्डेड वे में, और हम लोगों को क्या करना होता था, उस बॉक्स से कोई एक चिट निकालना हो, तो हम एक चिट निकाले। अगर उसमें कुछ पहले के जमाने में जो चीजें वैल्यूबल हुआ करती वो उस चिट में निकला, तो वो चीज हमारी हो जाती थी। मगर उस चिट में कभी कभी ये भी होता था कि कुछ नहीं लिखा रहता था, ड्रॉ अ ब्लैंक, कुछ भी नहीं होता था, ब्लैंक चिट होता था। इसका मतलब आप फेल कर, यानी जो चीज की आपको जरूरत थी आपको वो चीज मिली नहीं। आई ट्राई टू रिकॉल द नेम ऑफ द मूवी बट आई ड्रू अ ब्लैंक। ओल्ड स्कूल, इसका मतलब ट्रेडिशनल मेथड, स्टाइल और एटीट्यूड जो आउटडेटेड हो चुका है, मगर अभी भी उसको वैल्यू किया जाता है बिकॉज ऑफ देयर क्लासिकल क्वालिटीज या क्लासिक क्वालिटी। ही इज रियली ओल्ड स्कूल व्हेन इट कम्स टू कस्टमर सर्विस, always preferring face to face interactions over digital communication. Obviously face to face interaction ज्यादा बेहतर होता है, ज्यादा इफेक्टिव हो, तो वो ओल्ड स्कूल है, मगर ये चीज जो मेथड अप्लाई कर रहा है वो इफेक्टिव। अब नेक्स्ट कैटेगरी में हम आते हैं स्टूडेंट्स, वो है नेचर। तो इसमें पहला है स्टोन्स थ्रो, इसका मतलब होता है शॉर्ट डिस्टेंस। अगर आप अपने हाथ से पत्थर फेंको तो वो कितनी दूर जाएगा, ज्यादा दूर तो जा नहीं सकता है, तो शॉर्ट डिस्टेंस में वो गिरेगा, इसीलिए स्टोन थ्रो का मतलब होता है शॉर्ट डिस्टेंस। शी लिव्स जस्ट स्टोन थ्रो अवे फ्रॉम द बीच। टाइड समबडी ओवर, इसका मतलब होता है टू गिव टेम्पररी हेल्प, यूजुअली फाइनेंशियल। कैन यू लेंड मी सम मनी टू टाइड मी ओवर टिल नेक्स्ट। तो जब जरूरत होती है उस समय अगर किसी को सपोर्ट हम कर रहे हैं क्राइसिस में, तो टाइड ओवर। तो क्या होता है कि ये जो इडियम आया है वो बोट सेलिंग पे आया है, या शिप जो सेल करता है उस पे आया है। तो जब शिप समुद्र में सेल करता है तो उस समय अगर स्टॉर्म आ गया, हाई टाइड्स आ गए, समुद्र की जो लहरें हैं वो ऊंची उठने लग गई, तो उसको ओवरकम करने के लिए जो भी शिप में क्रू है वो जो भी करते हैं, तो उसको हम कहते हैं टाइड ओवर। इसका मतलब ये है कि उस हाई टाइड्स को ओवरकम करने के लिए वो लोग जो भी काम कर रहे हैं वो एक तरह से क्या है, वो हेल्प है, ताकि शिप जो है वो डूबे नहीं, शिप रेक ना हो। नेक्स्ट है एंडेड इन स्मोक। स्मोक का मतलब धुआं, सब कुछ धुआं धुआं हो गया, इसका मतलब कोई रिजल्ट नहीं। आप प्लान एंडेड इन स्मोक। अ सी चेंज, अगर बहुत बड़ा चेंज हुआ, सी बहुत वास्ट होता है स्टूडेंट्स, तो अगर बहुत बड़ा चेंज हुआ है तो उसको हम सी चेंज कहते हैं, रेडिकल चेंज जिसका इम्पैक्ट बहुत डीप है। टीवी हैज अंडरगॉन अ सी चेंज इन द लास्ट 2 years। एट सी, इसका मतलब कंफ्यूज होना। तो स्टूडेंट्स पहले का जितना भी सिविलाइजेशन था मेसोपोटामिया, इनफैक्ट जब सिविलाइजेशन इमर्ज होना शुरू हुआ, तो जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ये जितनी भी सिविलाइजेशन अगर आपने नोटिस किया होगा सारा रिवर के साइड में ही ये सिविलाइजेशन विकसित हुआ है। तो पहले के जमाने में कोई भी अगर आप देखोगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं हुआ करते थे, सिर्फ एक ही हुआ करता था, वो है बोट, नाव होते थे। तो वो लोग नाव नाव से ही बड़े बड़े नदी या बड़े बड़े समुद्र को क्रॉस करते थे। तो उस जमाने में कोई कॉम्पास नहीं हुआ करता था। कॉम्पास हमें बताता है कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए, ये साउथ है, साउथ ईस्ट है,
तो जब कॉम्पास नहीं होता था, तो जब वो लोग एकदम समुद्र के बीचों बीच पहुंच जाते थे, जब उन लोगों को किनारा नजर नहीं आता था, तो एकदम समुद्र के बीचों बीच पहुंच के वो लोग एकदम कंफ्यूज हो जाते थे कि अब जाना कहाँ है, कौन सा डायरेक्शन में जाना है। एट सी का मतलब स्मूथ सेलिंग। इसका मतलब जब बोट बहुत आराम से, शिप आराम से सेल कर रहा है, हाई टाइड नहीं है, तो हम लोग कहेंगे स्मूथ सेलिंग, इजी प्रोग्रेस। कम रेन और शाइन, बारिश हो या धूप हो, जो हमें करना है वो हम करके रहेंगे। अगर ये दृढ़ निश्चय कर ले, ये डिटरमाइन कर ले, एकदम डिटरमाइंड होकर ये काम करिए, डिटर्मिनेशन रहे, तो चाहे कोई भी चैलेंजेस आए, चाहे वो बारिश का चैलेंज हो, चाहे वो कड़ी धूप का चैलेंज, हम वो कमिटमेंट से पीछे नहीं हटेंगे। वी आर गोइंग टू द पिकनिक, कम रेन और शाइन, ओवर द मून। अगर हम ओवर द मून है तो इसका मतलब हम बहुत बहुत खुश हैं। अब हमारे पाँव जमीन पे नहीं है, अब चांद पे है हमारे पाँव। फेयर वेदर फ्रेंड, इसको मैं पढ़ लेती हूँ। आफ्टर विनिंग द अवार्ड द एंटायर टीम वाज ओवर द मून विद एक्साइटमेंट। फेयर वेदर फ्रेंड मतलब जब मौसम अच्छा होता है ना, तभी वो फ्रेंड होता है, और जब मौसम खराब होता है तब हमें फ्रेंड की जरूरत होती है ना, तो फिर वो नहीं रहता। तो ऐसे फेयर वेदर फ्रेंड की हमें जरूरत नहीं है। जब हम खुश हैं, हमारा सब कुछ सही चल रहा है, तब हमें फ्रेंड की उतनी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, सेलिब्रेशन के लिए जरूर जरूरत पड़ेगी, मगर जब हम वाकई बहुत कष्ट में हैं, बहुत दुख में, उस समय हमारा कोई साथ दे, तब तो मजा है ना। तो हमें फेयर वेदर फ्रेंड की जरूरत नहीं है। तो रश्मि इज लुकिंग फॉर अ लॉयल फ्रेंड, नॉट अ फेयर वेदर फ्रेंड। अंडर द वेदर, फीलिंग इल। तो कभी कभी क्या होता है, मौसम चेंज होने से हमारा तबीयत खराब हो जाता है, तो अंडर द वेदर का मतलब होता है तबीयत खराब हो जाए, और वो मौसम की वजह से भी हो सकता है। आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर टुडे। रन इनटू रफ वेदर। तो वेदर अगर रफ है और उसी में हम चले गए, तो हम क्या करें, डिफिकल्टीज, बहुत जबरदस्त तूफान आ रहा है, स्टॉर्म आ रहा है, और उसी में हम बाहर निकल गए, तो वी आर एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टी। Their relationship has run into rough weather ever since they fell in love. Babe in the woods. तो ये बेब का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? बेब का मतलब बेबी भी होता है, मगर बेब का मतलब होता है बहुत अट्रैक्टिव सी वुमन, बहुत फ्रेजाइल सी वुमन। ठीक है, फ्रेजाइल मतलब बहुत नाजुक सी, ब्यूटीफुल सी वुमन को भी हम बेब कहते हैं। वुड्स का मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट। अगर सिर्फ वुड हो, एस नहीं लगाओ, तो इसका मतलब लकड़ी, मगर वुड के साथ एस लग जाता है तो इसका मतलब फॉरेस्ट होता है। तो ऐसी ऐसा पर्सन, ये बेब जरूरी नहीं है वुमन ही हो, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, मगर बहुत इनएक्सपीरियंस्ड हो, बहुत वीक हो। लाइफ का मतलब इनएक्सपीरियंस, एकदम फ्रेश हो। तो ऐसा पर्सन जो एकदम इनएक्सपीरियंस हो, बहुत नाजुक हो, वीक हो, तो अगर चैलेंजिंग सिचुएशन में पहुंच गया तो फिर क्या होगा? तब हम बोलेंगे बेब इन द वुड्स। द न्यू इंटर्न seemed like a babe in the woods when it come to handling complex projects. कभी डॉक्टर्स जो होते हैं, तो उसमें जो इंटर्न्स होते हैं, वो लोगों को बोला जाता है कि कोई कॉम्प्लेक्स सा सर्जरी करने के लिए, तो वो लोग बहुत बहुत ज्यादा ही नर्वस हो जाते। तो ऐसे में सीनियर डॉक्टर्स क्या बोलेंगे? ओ, शी इज अ बेब इन द वुड्स। आउट ऑफ वुड्स यानी फॉरेस्ट से बाहर। अभी देखो, फॉरेस्ट के अंदर है तो डिफिकल्टीज, फॉरेस्ट के बाहर आ गए तो नो डिफिकल्टीज, नो लॉन्गर। नेक्स्ट है स्टूडेंट स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। अगर हम बोलते हैं किक अप अ रो, किक अप अ फस, किक अप अ स्टॉर्म, तो इसका मतलब तूफान एकदम शांत था। ठीक है, रो सही से था, एकदम ऑर्गेनाइज वे में रो था, मगर हमने उसको किक कर दिया और स्टॉर्म को जगा दिया, रो को पूरा डिसऑर्गेनाइज कर दिया, सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया, यानी जबरदस्ती ट्रबल को इनवाइट। माई फ्रेंड किक्ड अप अ रो व्हेन द स्टोर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हर रिटर्न विदाउट रिसिप्ट। तो शॉप में गए, हमने बोला कि हमने आपके शॉप से ये चीज खरीदी है, हमें पसंद नहीं आ रही, हमें उसको रिटर्न करना, मगर हम रिसिप्ट नहीं लेकर आए, जो कैश मेमो होता है वो नहीं लेकर आए हैं। तो जो स्टोर वाला है वो बोलता है हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे आपका ये प्रोडक्ट, क्योंकि आपने रिसिप्ट नहीं लेकर आए, तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
तो जो मेरी फ्रेंड थी उसको बहुत तेज गुस्सा आया। उसने पूरा का पूरा, मतलब she kicked up a row या she kicked up a storm, इसका मतलब है उसने तबाही मचा दी वहां। कैसे नहीं रिसिप्ट रिसीव करोगे, सॉरी कैसे नहीं प्रोडक्ट रिटर्न करोगे, मैं रिसिप्ट नहीं लाया तो क्या हो गया, प्रोडक्ट तो आपको रिटर्न करना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने आप ही के शॉप से लिया है। डाइंग डक इन अ थंडर स्टॉर्म, इसका मतलब बहुत जबरदस्त तूफान है, उसमें ऐसा डक है, बतख है जो मरने वाला है, ठीक है, और वो तूफान में फंसा हुआ। तो इसका मतलब उसकी हालत बहुत खराब है, वो डिजेक्टेड है, कोई उसको अपने साथ नहीं लेकर आ रहा है। द टीम फेल्ट लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडरस्टॉर्म आफ्टर दे लॉस द मैच। कोई पूछ ही नहीं रहा है, जैसे पाकिस्तान में उसको कौन पूछ रहा है, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसको कोई पूछा, कोई नहीं। तो वो लोग क्या है, डाइंग डक इन अ थंडरस्टॉर्म। अभी भी अगर हम जियो पॉलिटिकल सिनेरियो देखें तो पाकिस्तान की हालत डाइंग डक इन अ थंडरस्टॉर्म नहीं है, उसको कोई नहीं पूछ रहा है। पाकिस्तान इज फीलिंग डिजेक्टेड। चाइना भी जो पूछ रहा है ना, थोड़े टाइम के लिए पूछेगा, उसके बाद नहीं। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, टी कप का मतलब चाय का प्याला। अब चाय के प्याले में अगर तूफान आ रहा है तो वो तूफान क्या इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर माइनर इशू के लिए, जो बहुत माइनर है जिसको हम भूल भी सकते हैं, ऐसे इशू को बहुत बड़ा बनाना, ठीक है, राई का पहाड़ बनाना, तो ये तो सही नहीं। इट सीम्स टू देम टू बी अ स्टॉर्म इन अ टी कप अबाउट दीज बिजनेस लेटर्स। कोई बिजनेस लेटर्स आया है तो भाई इसको, ये ऐसी माइनर सा प्रॉब्लम है, इसको ना इतना बड़ा मत बनाओ। द आई ऑफ अ स्टॉर्म, अ पीरियड ऑफ कामनेस इन अ tumultuous सिचुएशन। अब स्टूडेंट्स, जब भी तूफान आता है तो तूफान जहां से भी ओरिजिनेट करता है ना, तो वो एक सेंटर ऑफ कामनेस है। तो स्टॉर्म के चारों, ये जो सेंटर ऑफ कामनेस है, इसकी वजह से स्टॉर्म आया, पूरा जगह तूफान आया। मगर यहाँ पर ये वाला जो एरिया होगा ना, ये हमेशा पीसफुल रहेगा, ये हमेशा काम रहेगा। तो जहां से भी स्टॉर्म तूफान ओरिजिनेट करेगा ना, वो जो छोटा सा एरिया होगा ना, वो पीसफुल रहेगा, और पीसफुल एरिया के चारों तरफ तूफान। फाइन। तो इसको हम लोग कहते हैं आई ऑफ, यानी अ पीरियड ऑफ कामनेस, यानी पूरा का पूरा सिचुएशन जो है टिमल्टस है। और टिमल्टस का मतलब बहुत त्राही त्राही मची है, बहुत तबाही है। मगर जो सेंटर है, जो फोकल पॉइंट है, वो काम है, ठीक है। तो वो कुछ टाइम के लिए काम रहता है। फिर काम बिफोर द स्टॉर्म, तूफान के पहले जो शांति होती है उसके बारे में। इसका मैं एग्जांपल पढ़ लूं। आर इंडस्ट्री इज राइट इन द आई ऑफ स्टॉर्म, यानी थोड़ा सा कामनेस है, इतना बड़ा तबाही हो रहा है उसमें थोड़ा सा, तो शांति तूफान के पहले। अ पीरियड ऑफ ट्रैंक्विलिटी मतलब पीस बिफोर अ सिचुएशन बिकम्स प्रॉब्लमेटिक। द ऑफिस वाज ईयरली क्वाइट, मतलब ईयरली का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसा लग रहा है कि शांत भी है मगर ऐसा लग रहा है तूफान के आने का अंदेशा है। बिफोर द स्टॉर्म ऑफ लास्ट मिनट टैक्स फाइलिंग्स, यानी टैक्स फाइलिंग करने के पहले, ये टैक्स फाइलिंग जो है ना, बहुत बड़ा स्टॉर्म है, उसके पहले क्वाइट, जो जिसमें डर लग रहा था, ऐसा क्वाइटनेस जिसमें डर लग रहा है, उसको एरिली क्वाइट बोलेंगे। वेदर द स्टॉर्म, टू एंड्योर अ डिफिकल्ट और टर्बुलेंट सिचुएशन। तूफान आ रहा है, उसको वेदर करो, यानी उसको सही मौसम में लेकर आओ। The company managed to weather the storm of the economic recession. तो इकोनॉमिक रिसेशन का स्टॉर्म था, उसको वेदर कर रहा है, यानी सही मौसम में लेकर आ रहा है। राइड आउट द स्टॉर्म, टू सर्वाइव और एंड्योर अ डिफिकल्ट पीरियड और सिचुएशन। राइड करना, तो घोड़े पे सवार होके हम राइड करते हैं ना। अगर हम स्टॉर्म को राइड आउट कर दे, यानी स्टॉर्म आया है और उसमें सवार होकर उसको बाहर कर दे, राइड का मतलब सवार होना, और स्टॉर्म पर सवार होकर उसको बाहर कर दे, तो इसका मतलब एक डिफिकल्ट पीरियड या डिफिकल्ट सिचुएशन को हम सरवाइव कर लिए हैं, एंड्योर कर लिए हैं। दे डिसाइडेड टू स्टे पुट, ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, दे डिसाइडेड टू, इसको हटा दो। दे डिसाइडेड टू राइड आउट द स्टॉर्म rather than fleeing the city। उन्होंने डिसाइड किया कि स्टॉर्म को राइड आउट करेंगे, भागने से ज्यादा सही है स्टॉर्म को राइड आउट कर। स्टॉर्म द कैसल, अब कैसल क्या होता है, महल होता है। महल, पहले का महल कहाँ होता था, पहाड़ में होता। तो अगर पहाड़ में जो महल है उसको स्टॉर्म करना है, इसका मतलब उसको अटैक करना है, इसका मतलब बहुत बड़ा चैलेंज है। हमें पूरा स्केल अप करना पड़ेगा, पहाड़ को, पहाड़ पर चढ़ना पड़ेगा। और जब हम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं तो कैसल यानी उस
महल से भी बहुत सारे तोप के गोले, धनुष, तीर, सब कुछ आ रहा है, बंदूक की गोलियां आ रही। तो अगर हम उस चैलेंज को एग्रेसिवली लेते हैं तो इसका मतलब स्टॉर्म द कैसल, द यंग एंटरप्रेन्योर स्टॉर्म द बिजनेस वर्ल्ड विथ इनोवेटिव आइडिया। तो यहाँ पर कैसल की जगह आप कुछ और भी ले सकते हो, बिजनेस वर्ल्ड ले सकते हो, आप इसमें यूट्यूब भी ले सकते हो, सोशल मीडिया भी ले सकते हो। परफेक्ट स्टॉर्म, रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स क्रिएट्स एन अनयूजुअली सिवियर क्राइसिस। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, तरह तरीके के स्टॉर्म्स एक बार में आ गए, ईस्ट से भी तूफान आ रहा है, वेस्ट से भी तूफान, साउथ से भी तूफान, चारों तरफ से तूफान। द पेंडेमिक कंबाइंड विद सप्लाई चेन इशू, एक तूफान, सप्लाई चेन इशू, लेबर शॉर्टेज, ये पूरा का पूरा परफेक्ट स्टॉर्म है फॉर द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फ्लावर्स। पहला है रोज कलर्ड ग्लासेस, अ पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ। तो अगर किसी ने ऐसे ग्लासेस पहने हैं जो आपको रोजी रोजी पिक्चर दिखा रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव आउटलुक है, ऑप्टिमिस्टिक हो, आशावादी हो। ही सॉ लाइक थ्रू, ये लाइक हटेगा, ही सॉ थ्रू रोज कलर्ड ग्लासेस, इसका मतलब वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक। अ बेड ऑफ रोजेस, इसका मतलब इजी इन हैप्पी सिचुएशन। ठीक है, लाइफ इज नॉट ऑलवेज अ बेड ऑफ रोजेस, लाइफ हमेशा हैप्पी और इजी नहीं होती। टू स्मेल लाइक रोजेस, टू हैव अ पॉजिटिव रेपुटेशन और टू बी इन अ गुड कंडीशन। अगर आप स्मेल कर रहे हो रोजेस के जैसे, तो इसका मतलब आपका बहुत अच्छा रेपुटेशन, आप बहुत गुड कंडीशन। अ वॉल फ्लावर, इसका मतलब somebody who stays in the background। तो देखिए इसमें वॉल भी आ रहा है और इसमें फ्लावर भी आ रहा है। तो फ्लावर का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो बहुत सुंदर हो, या बहुत इम्प्रेसिव हो, या बहुत ज्ञानी हो, मगर वो अपने आप को वॉल पर टिका के रखा हुआ है। इसका मतलब वो ज्ञानी होगा, वो बहुत सुंदर होगा, वो इम्प्रेसिव होगा, वो पावरफुल होगा, मगर इसके साथ साथ वो शाई भी। ठीक है, तो हम बोलेंगे आओ, आपने बहुत नॉलेज है, आइए स्पीच दीजिए, सामने बैठ के स्पीच दीजिए। मगर वो अपने आप को, अपना चेहरा वॉल पे छुपा के रखा है ताकि कोई उसको देख ना पाए, शाय। तो ऐसे में बोलते हैं ये वॉल फ्लावर है, जो बैकग्राउंड पे ही रहना चाहता है, सामने नहीं आना चाहता। विल्टेड फ्लावर, तो फ्लावर है मगर मुरझाया है, यानी बहुत सुंदर था मगर अब मुरझा। somebody who is worn out or exhausted। नेक्स्ट है लाइक अ फ्लावर इन द डेजर्ट, यानी डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान, और रेगिस्तान में फ्लावर। तो इसका मतलब ये है कि डिफिकल्ट सिचुएशन में, रेगिस्तान एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, वहां पे अगर कोई पहुंच जाए तो डिफिकल्ट सिचुएशन, और उसमें भी वो स्टैंड आउट कर रहा है, तो यानी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि रेगिस्तान में तो फूल नहीं आएगा ना। हर काइंडनेस वॉज लाइक अ फ्लावर इन द डेजर्ट एमिड्स ऑल केओस, इतना केओटिक सिचुएशन, उसमें उस पर्सन ने दया भावना दिखाया, करुणा दिखाया, तो ऐसा लगा ये फ्लावर इन द डेजर्ट है। फ्रेश एज अ डेजी, डेजी भी एक फ्लावर का नाम है, तो अगर कोई एकदम डेजी के जैसे फ्रेश लग रहा है तो इसका मतलब बहुत ब्राइट लग रहा है, एनर्जेटिक लग रहा है। ही वॉज फ्रेश एज अ डेजी आफ्टर हिज मॉर्निंग रन। पुशिंग अप डेजीज, इसका मतलब बीइंग डेड। तो बहुत कंट्रास्ट है स्टूडेंट्स, डेजी फ्लावर का नाम है और फिर उसमें डेड, अजीब लग रहा है, तो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब क्रिश्चियनिटी में इंसान जब मर जाता है तो उसको बैरी किया जाता है, दफनाया जाता है। तो जब दफना देते हैं तो उनके ग्रेवयार्ड से, जब मिट्टी उसके ऊपर डाल देते हैं तो ग्रेवयार्ड से फूल उगने लगते हैं, और वो फूल ज्यादातर डेजीज ही होते हैं। तो अगर हम बोल रहे पुशिंग अप डेजीज, इसका मतलब है कि इंसान मर गया है और उसके ऊपर फ्लावर, डेजी फ्लावर खिल रहे हैं। आफ्टर इयर्स ऑफ इलनेस ही इज नाउ पुशिंग अप डेजी, यानी अब वो मर रहा। लिली लिवर्ड, अब देखिए लिवर, लिवर क्या होता है हमारी बॉडी, अगर बोला जाए तो ये इकलौता ऑर्गन है जो अपने आप ग्रो करता है, अपने आप रिपेयर भी होता है। और अगर लिवर से अब आप कुछ, लिवर का कुछ हिस्सा काट भी दोगे ना तो लिवर फिर अपने आप ग्रो करने लगेगा। और ये जो लिवर है ना, ये पावर हाउस होता है, हमारे पूरे शरीर का पावर हाउस होता है।
अगर लिवर कमजोर है तो फिर पूरी बॉडी कमजोर। फाइन। तो जो अल्कोहल पीते हैं सबसे पहले वो अल्कोहल लिवर को अटैक। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनका लिवर बहुत वीक। फाइन। तो लिवर का मतलब ही है पावर, करेज, साहस। और उसमें अगर हम लिली लगा दे तो, लिली का मतलब फ्लावर होता है ना, ये फ्लावर का नाम है। अगर किसी का लिवर लिली टाइप्स है तो इसका मतलब वो वीक है। इसका मतलब वो कायर है, वीक एंड कायर, टिमिड, डरा हुआ है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, द थॉर्न इन वन साइड। अगर थॉर्न का मतलब कांटा होता है, कांटा ही है हमारे साइड में, तो वो तो पर्सिस्टेंट प्रॉब्लम है, लगातार वो प्रॉब्लम है। द नॉइजी नेबर्स आर अ थॉर्न इन हर साइड। टू बी इन फुल ब्लूम, ब्लूम का मतलब पूरा खिला हुआ। तो अगर किसी के करियर एकदम पीक पर है तो बोलेंगे ही इज इन फुल ब्लूम। द आर्टिस्ट वॉज इन फुल ब्लूम ड्यूरिंग हर गैलरी ओपनिंग। अ लेट ब्लूमर, ब्लूम का मतलब क्या होता है? खिलना। अगर कोई लेट खिल रहा है तो इसका मतलब वो लेट डिवेलप कर रहा है। कोई कोई ऐसे होते हैं बच्चे, छोटे बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनको ना बहुत लेट समझ में, तो हम लोग बोलेंगे अ लेट ब्लूमर। कभी कभी बोलते हैं ना ट्यूबलाइट हो गया है क्या तुम, है ना, बोलते हैं ना। तो इसका मतलब जल्दी बात नहीं समझ में। निप इन द बर्ड। तो सबसे पहले बर्ड का मतलब क्या होता है? बर्ड का मतलब कली। जो अभी तक फूल है वो खिला नहीं है, वो अभी कली है। और निप का मतलब होता है कटिंग। अगर हम बर्ड को यानी कली को पहले ही काट दे तो वो फूल बनेगा ही नहीं, कट गया ना, वो फूल कैसे बनेगा? तो किसी को भी हम पहले ही डिस्ट्रॉय कर दे यानी वो हमें हार्म पहुंचाने वाला है, हार्म पहुंचाने के पहले ही जब वो प्लानिंग कर रहा है तभी उसको हम काट दे, उसको दबा दे, उसको खत्म कर दे। तो इसका मतलब वी आर निपिंग इन द बड। बाय अरेस्टिंग ऑल द लीडर्स दे निप द रेबिलियन इन। ये सारे लीडर्स विद्रोह करने वाले थे तो उनको अरेस्ट करके दे निप द रेबिलियन। तो कुछ तो निप करना पड़ेगा ना, निप का मतलब काटना, तो कुछ तो काटना पड़ेगा ना। तो निप द रेबिलियन इन द बड। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।